आज जो हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट 2 करने वाले हैं, इसमें हमारा फोकस रहने वाला है ऑन मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज होने वाले मेथड्स के बारे में अपने लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले कि मैं बात करूं, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और उनके फुल फॉर्म्स याद दिला देता हूं। कॉन्सेप्ट का नाम सुनिए, जैसे जीडीपी। जीडीपी हो गया, सुनिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। हाँ, वैसे ही मैं जीडीपी एट एमपी लिख सकता हूं, इसका अर्थ हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, वैसे ही मैं लिख सकता हूं जीएनपी एट एमपी, इसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक इसी तरीके से एनडीपी एट एमपी होता है, जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। फिर वैसे ही एनडीपी एट एफसी भी होता है। ठीक है, बोलने का मतलब है बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। आज की क्लास में ऐसा होगा क्योंकि हमारा मेथड ही डिस्कशन हो रहा है ऑन हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, उसी के मेथड्स का डिस्कशन हो रहा है। 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग्स बता देता हूं। एग्जाम में कभी भी पूछे कैलकुलेट नेशनल इनकम, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, एग्जाम में कभी भी अपने को इन लोग बोले कि भैया कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो इस बात को रट लीजिए और अगर लिखना है तो लिख लीजिए कि नेशनल इनकम, हालांकि होते सारे के सारे एग्रीगेट्स है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। ये आठों के आठों एग्रीगेट्स जिसको मैंने बताया है पार्ट 1 में, वो भले ही आठों के आठों नेशनल इनकम के मेजर्स हो, बट अगर एग्जाम में कभी भी कंप्यूट करने बोला जा रहा है हमें नेशनल इनकम ना, तो दे आर आस्किंग फॉर एनएनपी एट एफसी। ये डिफॉल्ट है, ये सेटिंग को आप याद रखिएगा, ये भूलना अलाउड नहीं है आप लोग को। एनएनपी एट एफसी इज नेशनल इनकम। सही है सर, सही है सर। अब कमिंग टू द मेथड्स, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए ना आपके 3 मेथड्स होते हैं मेनली। एक होता है प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। मैं अब आपको ना एक नेचुरल लैंडिंग साइट, सर ये क्या मतलब होता है, इन तीनों मेथड्स के अंदर जब आप कंप्यूटेशन करिएगा ना, आप एक जगह पर आके गिरिएगा, आप एक कंप्यूटेशन पर आके गिरिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आप लोग याद रखिएगा लास्ट क्लास का फॉर्मूला, कि कभी भी ग्रॉस में से कोई भी फिगर ग्रॉस है, उसमें से अगर आप लोग डिप्रिसिएशन माइनस करते हो दोस्तों, तो आप लोग नेट पे पहुंचते हो। ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल्स टू नेट। ठीक है सर। नेक्स्ट बात, फैक्ट्री प्राइस पर कोई चीज है अगर, और अगर आप उसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड, फ्रॉम होता है तो पॉजिटिव होता है, टू होता है तो नेगेटिव है। टू मतलब ओवरऑल में पैसा बाहर जा रहा है, फ्रॉम है तो पॉजिटिव है। जब आप ऐड करते हो, अगर आप लोग, फिर से बोलो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर कभी भी आप लोग एनएफआईए को ऐड करते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कभी भी अगर आप लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हो, तो आप लोग कहां पहुंचते हो, नेशनल प्रोडक्ट पे। कहां पहुंचते हो, नेशनल प्रोडक्ट पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए क्या हो गया, नेशनल प्रोडक्ट। और एक और बात, फैक्ट्री प्राइस में अगर आप लोग कभी भी एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हो, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हो, आप पहुंचते हो मार्केट प्राइस पे। सर ये सब बात तो आप बता दिए थे, फिर भी मैंने एक रिकॉल करवा दिया, ठीक है, कि कोई स्टूडेंट सीधा इसी क्लास में आया है तो फंसे नहीं। हो गया, हो गया। अब जब क्लास में बात होगी तो सिर्फ एक मेथड की बात होगी। फर्स्ट मेथड तो इस क्लास में तीनों होंगे, बट एक मेथड को एट अ टाइम लेके चलेंगे एंड उस पर फिर अपने सम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए बात पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है, मेथड का नाम है नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, मेथड का नाम है नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। सुनते चलिएगा, बात आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, नेट प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। नंबर 1 इज नेट प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले एक लैंग्वेज पर फोकस कीजिए, वैल्यू एडेड। इस मेथड को पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूं कि ये मेथड कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप जर्नी समझेंगे।
ठीक है कि नहीं है? सुनते चलिएगा। देखिए, मान लीजिए एक ब्रेड बन रहा है, हाँ, तो मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रेड है, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रेड है। अगर ब्रेड बन रहा है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रेड है। मान लीजिए ये ब्रेड मार्केट में 20 रुपए का बिक रहा है, बट आप लोगों को पता है कि ये फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स लगते हैं। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, ऐसे रॉ मटेरियल्स तो मल्टीपल लगते हैं, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि ये जो ब्रेड बना है इसके लिए व्हीट, आटे का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही बात कर लेता हूं। मान लेता हूं कि जो व्हीट यूज हुआ है, जो सेल किया गया, वो 5 रुपए का सेल किया गया। हुआ क्या होगा रियल लाइफ में कि एक फार्मर रहा होगा जिसने इस व्हीट को ग्रो किया होगा और उसने एक बिजनेस को, ये जो ब्रेड बनाता है, ये व्हीट बेचा होगा 5 रुपए में, और फिर बिजनेस ने इस व्हीट को ब्रेड में कन्वर्ट करके फाइनल कंज्यूमर को पहुंचाया, अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंचाया। ठीक है, बढ़िया है दोस्तों। आप लोग को नेशनल इनकम का ये सेंस सबको पता है कि नेशनल इनकम कुछ नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये जो सेशन चल रहा है, ये जो क्लास चल रहा है, इसके लिए मैंने आपसे 100 रुपीज लिए हैं, मान लेते हैं। अगर मैंने आपसे 100 रुपीज लिए हैं तो मेरा इनकम क्या है? 100 रुपीज। और मेरे इस सर्विस का वैल्यू क्या हुआ? 100 रुपीज। कहने का मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम कुछ नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही होता है जो आपने प्रोड्यूस किया है। अब प्रॉब्लम कहां आता है सर? स्टूडेंट्स को वैल्यू एडेड मेथड नाम क्यों बताया गया ये समझिए। आप सोच के देखिए, कोई, मैं गलती करके दिखाऊंगा। गलती ये है कि इकॉनमी में फार्मर का 5 रुपया का इनकम हुआ, ठीक है ना, 5 रुपया कमाया जो भी है, और ब्रेड को बेचकर 20 रुपया आया, तो नेशनल इनकम हम लोग रिपोर्ट करते हैं 25 रुपया। वैल्यू एडेड मेथड हम लोगों को समझाता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बताओ क्यों सर? क्योंकि ये जो 5 रुपया है वो तो ऑलरेडी इस 20 रुपया में इंक्लूडेड है। तो आपको दो में से एक चीज करना चाहिए था। क्या तो सीधा नेशनल इनकम आप 20 रुपया ही बोल देते, यानी फाइनल गुड्स का वैल्यू। इसीलिए याद होगा डेफिनेशन में बोला था, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लोग एग्रीगेट्स का डेफिनेशन पढ़े थे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें मैंने बताया था पार्ट 1 में। कोई अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा फिर से आपके साथ। तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि उसमें मैंने बोला था डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अर्थ है क्या तो आप 20 रुपया में मेजर कर लो, और वैल्यू एडेड मेथड बोलता है अगर 20 रुपए पे मेजर नहीं कर सकते तो फिर एक काम करो, सारे वैल्यू एडेड हर स्टेज पे ऐड करते चलो। इस स्टेज पे फार्मर ने 5 रुपए का वैल्यू ऐड किया, कंपनी ने तो इस स्टेज पे 20 रुपए का वैल्यू ऐड नहीं किया, 15 रुपया का वैल्यू ऐड किया, तो आप 15 ऐड करो। ओ, तो देखो ऐड करके कहां पहुंच रहे हो? 20 रुपए पे पहुंच रहे हो ना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडेड। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड। सर हमें बातचीत क्लियर है? वैल्यू एडेड मेथड यही कहता है कि हर स्टेज पे वैल्यू एडेड कर दो ऐड, तुम इनकम तक पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, कैसे पहुंचे उसके पहले आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, इस इकॉनमी में आपको पता है 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये बात आप लोगों को पता है। सर प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर हुआ? वो सेक्टर जो बेसिकली एग्रीकल्चरल आउटपुट से डील करता है, जो कि बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से डील करता है। माइनिंग भी इधर आ गया, एग्रीकल्चर भी इधर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उसको अपन कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आज सोचो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? वो अपने प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए रॉ मटेरियल यानी आटे से ब्रेड बना, अरे तो डियर स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्टर हो गया ना ब्रेड जो बना रहा है। पर आप सोचो इस ब्रेड को मार्केट तक ले जाने के लिए क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन का, टाइम फॉर द टाइमिंग स्टोर करने के लिए वेयर हाउस का दरकार नहीं पड़ेगा, रास्ते में कुछ होना जाए इसके लिए आपको इंश्योरेंस का दरकार नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। वो दोस्तों आ गया सर्विस सेक्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम निकालने का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला बात है कि आप लोग तीनों सेक्टर्स का
एडिशन करिए या तीनों सेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। कौन से सेक्टर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सबसे डील करता है। सेकेंडरी जो कि फिनिश गुड्स से डील करता है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके। और टर्शरी सेक्टर जो कि इसका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टेप वन डन, गेम ओवर। स्टेप वन करने के बाद दोस्तों आता है स्टेप टू। क्या आता है? स्टेप टू। स्टेप टू, जितने भी, याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर कुछ जो हो सकता है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। मूविंग ऑन। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ना, राइट। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को हर सेक्टर का जीवी एट एमपी, ये स्टेप टू बता रहा हूं मैं आपको। कौन सी स्टेप बता रहा हूं? स्टेप टू बता रहा हूं। हर सेक्टर का जीवी एट एमपी निकालना है आपको। हर सेक्टर का आपको जीवी एट एमपी निकालना है। मतलब प्राइमरी सेक्टर का जीवी एट एमपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मुझे प्राइमरी सेक्टर का निकालना है। मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मुझे सेकेंडरी सेक्टर का निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मुझे टर्शरी सेक्टर का निकालना है। तीनों सेक्टर्स का मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शरी सेक्टर, आपको ये तीनों को ऐड करना है। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, जीवीएट एमपी, आप तीनों सेक्टर्स के जब आप ऐड करिएगा ना, तो डियर स्टूडेंट्स आप पहुंचिएगा जीडीपी एट एमपी पे। कहां पहुंचिएगा सर? जीडीपी एट एमपी पे। कहां पहुंचिएगा सर? जीडीपी एट एमपी पे। जीडीपी एट एमपी पे। तो अगर कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि क्या जीवी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी सेम होता है, आंसर ना होता है, नहीं होता है। हालांकि दोनों लगभग लगभग सेम बात है, पर हम लोग जीवीएट एमपी जनरली जबान तब यूज करते हैं जब हम लोग किसी एक सिंगल सेक्टर का बात कर रहे होते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर का केवल बात कर रहे हैं, केवल सेकेंडरी सेक्टर का बात कर रहे हैं, केवल टर्शरी सेक्टर का बात कर रहे हैं। तो जब हमारा जबान कुछ ऐसा चल रहा होता है जहां हम लोग किसी सिंगल सेक्टर के लिए बात कर रहे होते हैं ना, उसको फ्रेंड्स हम लोग जीवीएट एमपी बोलते हैं। बट जब आप हर सेक्टर का जीवीएट एमपी को ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिलता है जीडीपी एट एमपी। पर सर हमारे दिमाग में स्टेप टू तो क्लियर है, पर हमारे दिमाग में एक सवाल आपने खड़ा कर दिया। मैंने बोला भाई क्या सवाल ऐसा आ गया? सर अब आप हमको बताइए कि ये जीवीएट एमपी कैसे निकलता है, क्योंकि आप ही ने अभी कहा जीवीएट एमपी निकालो। ठीक 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 क्वेश्चन है। ये भी स्टेप टू के अंदर ही है। तो स्टेप टू के अंदर मैंने बेसिकली दो हिस्सों में स्टेप टू को बांट दिया। स्टेप टू को बेसिकली मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला कि आप जीवीए सारे सेक्टर्स का ऐड करो। लेकिन सर वो तो आप बताओगे कैसे निकलता है तब ना ऐड करेंगे। तो ये देखो अब वो बता रहा हूं। देखिए मैंने जो ब्रेड का एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बता दिया था कि जीवीए कैसे कैलकुलेट होता है। आपने देखा कि नहीं, ये आपके ऊपर है। क्या बात करते, बता दिया था। हाँ याद करो, 5 रुपया का ब्रेड था या इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, रॉ मटेरियल था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं उसको, जिससे 20 रुपए का चिप्स बना था। तो मैंने जब चिप्स का वैल्यू एडेड निकाला था, मैंने क्या किया था? 20 - 5 15 नहीं किया था क्या? किया था ना सर। यही जवाब है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है। अगर याद नहीं रहे तो अभी बता देता हूं। ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है दोस्तों वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर लिखकर दिखाया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। सर हमें ये बात समझ में आ गया। तो एक बार रिवाइज कर लेता हूं। स्टेप वन, तीनों सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई करने के बाद हर सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालो। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। क्या ये दिया रहेगा? ऑफ कोर्स। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो इनपुट्स हो गया, ये आप लोगों को समझ आ गया। दोस्तों अगर कभी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू दोस्तों सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक शब्द आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ाई की है, मेरे को पता है।
चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है इधर देख लो, अगर नहीं पता है तो। चेंज इन स्टॉक निकलता है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। चेंज इन स्टॉक निकलता है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। सर समझ आ गया। ओके सर, तो आपने क्या कहा सर, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। साहब वो कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। साहब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है बाबू, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके निकलता है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकलता है। अच्छा सर जब तीनों सेक्टर्स के जीवी एट एमपी को ऐड कर देंगे, सर जब तीनों सेक्टर्स के जीवी एट एमपी को ऐड कर देंगे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के, सेकेंडरी सेक्टर के और टर्शरी सेक्टर के, जब तीनों सेक्टर्स के जीवी एट एमपी को ऐड कर देंगे सर, तो क्या निकलेगा दोस्तों, तब निकलेगा आपका जीडीपी एट एमपी। ये है नेचुरल लैंडिंग साइट, थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, ये है नेचुरल लैंडिंग साइट। मतलब आप योग ये समझ लो, वैल्यू एडेड मेथड जिसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड जिसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इधर पे नेचुरल आप कहां लैंड करते हो, जीडीपी एट एमपी पे। ओके ठीक है सर, लेकिन सर हम लोग को तो आप नेशनल इनकम निकालना पढ़ा रहे हो, एकदम ठीक पकड़े हो बात को। नेशनल इनकम का डिफॉल्ट मेजर क्या है, एनएनपी एट एफसी। तो देखिए ये रहा बात यहां पर। अब कन्वर्जन देख लीजिए आप लोग, मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार साइड में भी बताता हूं, इधर देखिए। आपको जीडीपी एट एमपी मिल गया, ये रहा दोस्तों देखो, जीडीपी एट एमपी, करेक्ट ना। अब जीडीपी एट एमपी को अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एमपी में करना है, दिमाग में क्लियरिटी रखो, तो पहले जी को एन करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं ना जिससे आपको याद रहे। एनएनपी एट एफसी करना है ना, इसको शेड कर दिया। आप लोग अब देखते चलो, अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है, अगर मुझको यहां से यहां पहुंचना है, ग्रॉस से बाबू नेट पहुंचने के लिए, ठीक बात है, आप लोग को याद है डिप्रिसिएशन जिसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, वो माइनस करना पड़ेगा। आगे आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपको पहुंचना नेशनल प्रोडक्ट पे है। अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर पहुंचना है, आपको पता है ये मुमकिन तभी है जब आप क्या करेंगे, जब आप एनएफआईए ऐड करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए होता है नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए होता है नेशनल प्रोडक्ट। और जब आप ये कर दो, अब आप समझो, ठीक है ना, अब आप समझो, जब आप मार्केट प्राइस पर हो, आपको पता है मार्केट प्राइस से आपको फैक्ट्री प्राइस या फैक्ट्री कॉस्ट पर पहुंचना है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्ट्री प्राइस या फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचना है, वो तभी संभव है जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट करें। एग्जैक्टली देख लीजिए, यही स्टेप्स हमने आपको लिखकर बताया है कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट पे पहुंच गए, फिर मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो तो फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए, बचा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट करना, वो एनएफआईए ऐड करके कर दो। फ्रेंड्स ये मेनली तीन स्टेप्स है, ये मेनली तीन स्टेप्स है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के। सर जरा रिवाइज करवा देते तो अच्छा रहता। ओके ओके, स्टेप वन, स्टेप वन, पहले तीनों सेक्टर्स को बाबू आइडेंटिफाई करिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तीनों सेक्टर्स के जीवी एट एमपी निकालिए, तीनों सेक्टर्स के अलग अलग जीवी एट एमपी निकालिए, तीनों सेक्टर्स के अलग अलग जीवी एट एमपी निकालिए। जीवी एट एमपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब आप तीनों सेक्टर्स के जीवी एट एमपी को ऐड करते हैं तो आप पहुंचते हैं जीडीपी एट एमपी पर, जीडीपी एट एमपी पर, जीडीपी एट एमपी पर। वेरी गुड सर। और जब आप जीडीपी एट एमपी पर पहुंच चुके होते हो, एनएनपी एट एफसी पर पहुंचना होता है, तो बाबू ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डिप्रिसिएशन उड़ाते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पहुंचने के लिए एनएफआईए जोड़ते हो, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री प्राइस पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उड़ाते हो। वेरी वेरी गुड सर, स्टेप समझ में आ गए हैं। आगे बताओ सर आप हम लोगों को। ओके, अब मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रिकॉशंस का मतलब है कुछ गलतियां जो आप नेशनल इनकम में किए तो नेशनल इनकम नहीं आएगा। सर बताओ आप हम लोगों को। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बात, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट हो गया। हाँ, देखिए, सेल्फ कंजम्पशन, एक फार्मर है जो बेसिकली फार्मिंग किया और उसने क्रॉप्स उगाए, फार्मर भाई ने फार्मिंग करके क्रॉप्स उगाए। अच्छा, यहां पर कैच समझिए क्या है। फार्मर भाई ने क्रॉपिंग जो किया या क्रॉप्स जो ग्रो किया, वो उसने अपने घर के लिए किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्योंकि उसने तो बेचा नहीं, तो क्या ये नेशनल इनकम में आना चाहिए? जवाब है हाँ, जवाब है हाँ। बताओ क्यों? क्योंकि जो क्रॉप उसने ग्रो किया, क्या वो सेलेबल था? हाँ। क्या उसका मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करता है? हाँ। तो इसलिए 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 क्रॉप यानी कोई भी गुड्स अगर आपने प्रोड्यूस किया खुद के कंजम्पशन के लिए, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल का इनकम का पार्ट बनता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। क्यों? क्योंकि गुड्स का मार्केट वैल्यू भी होता है और गुड्स सेलेबल भी होते हैं। चलिए, अब मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं और मैं सर्विसेज की तरफ आपको लेकर चलता हूं। यहां आप लोग थोड़ा सा झमेला करोगे। पहले बता दूं, पहले तो रटा दूं, सर्विसेज नेशनल इनकम में नहीं आएगा। जाओ, क्यों? जवाब देता हूं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं आएगा। सर ये क्या हुआ? समझाता हूं। एक पेरेंट है जो अपने बच्चे को कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को डाउट होगा, बच्चे का एग्जाम होगा, वो एक सर्विस है। क्योंकि उसका एग्जैक्ट सेलेबल मार्केट वैल्यू नहीं डिसाइडेबल है, इस वजह से सर्विसेज का सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। पर ये तो सर गलत बात है। डिबेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते, कह सकते हो, पर इकोनॉमिक्स बोलता है हमारे यहां ऐसा ही होता है। सो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, आपको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। अगर कोई भी, फिर से रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों, गुड्स अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया है, मतलब आपने गुड्स प्रोड्यूस किया खुद के लिए, हाँ नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा उसका वैल्यू। पर सर्विस आपने अपने लिए किया, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, इतना मान के चलो। क्यों? क्योंकि सर्विस का एग्जैक्टली डिटरमाइनेबल ट्रस्टवर्दी मार्केट वैल्यू नहीं होता है, ऐसा माना जाता है नेशनल इनकम की दुनिया में। आगे बढ़ता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे आते हैं। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, हाँ खतरनाक पॉइंट है। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, दोस्तों आपको मैं बता दूं, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स नेशनल इनकम में नहीं आएगा। इसलिए नहीं कि हाउसवाइफ का सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए क्योंकि अगेन सर्विस है। जब मैंने सर्विस बोल दिया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, हाउसवाइफ भी जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो अपने घर के पर्पस तक के लिए रहता है, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। कारण माना जाता है कि उनका मार्केट, उस प्रोडक्ट का, उनके सर्विस का मार्केट वैल्यू फिक्सेबल नहीं है, ऐसा माना जाता है, इस वजह से। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट मैन्युफैक्चर किया, हाँ या ना? ठीक है, वो बिल्कुल नेशनल इनकम का पार्ट बनना चाहिए। अरे भाई क्यों? क्योंकि गुड्स है। मैंने सिंपल में बोला ना, अगर गुड्स हो रहा है, आप खुद के इस्तेमाल के लिए करो ना, बढ़िया है। गुड्स प्रोड्यूस किए, उस गुड्स का मार्केट वैल्यू नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, खत्म, बनेगा बनेगा बनेगा। सिंपल में बोलता हूं ना, गुड्स है खुद के यूज के लिए नेशनल इनकम में जोड़ दो, सर्विस है खुद के यूज के लिए नेशनल इनकम में नहीं आएगा, खत्म हो गया ना। आगे एक और बात बताता हूं। अब गुड्स में भी एक एक्सेप्शन है, गुड्स में भी अब एक एक्सेप्शन है। सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आएगा, सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आएगा। सर ये बड़ा अजीब बात कर दिया आप, ये बड़ा अजीब बात कर दिया। अभी समझाता हूं क्यों नहीं आता है। पहला बात समझो तो सही, सेकेंड हैंड हुआ क्या। मान लीजिए दोस्तों, 2010 में, 2010 में, ईयर 2010 में ना, मैंने बेसिकली एक कंप्यूटर लिया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना था मुझको, तो मैंने 2010 में कंप्यूटर लिया। मान लेता हूं, एक बार वैल्यू भी लिख देता हूं ना, मैंने वो कंप्यूटर को 15,000 रुपए में लिया। एक बार के लिए समझ लो, मैंने 2010 में कंप्यूटर को 15,000 रुपए में लिया। जब मैंने कंप्यूटर को 15,000 रुपए में लिया, ये कंप्यूटर ब्रांड न्यू था,
मतलब 2010 में जो नेशनल इनकम बना होगा, कैलकुलेट हुआ होगा, उस ईयर कंप्यूटर का 15,000 का जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में ऐड हुआ होगा। सर मान लिए हम लोग। चलिए मान लीजिए अब मुझे 2010 में ये एग्जिस्टिंग कमोडिटी यानी ये कंप्यूटर मुझे बेच देना है 2,000 रुपए में, है ना, मेरे को काम नहीं है इसका। ये 2,000 रुपया मेरा इनकम होगा, मान लेते हैं एक बार के लिए। दोस्तों, नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू आता है, पर वो तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू आएगा ना जो कि फर्स्ट हैंड है, फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है। अरे जिस गुड्स का वैल्यू को आपने नेशनल इनकम में ऑलरेडी जोड़ रखा है, क्या कोई तुक बनता है कि उसी का वैल्यू को आप वापस नेशनल इनकम में जोड़ो? नहीं। इसीलिए सेकेंड हैंड नहीं ऐड होता है, क्योंकि इकॉनमी में कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। बट अब यहां पर मैं आपको एक कैच देता हूं। हाउएवर हाउएवर अगर कोई सर्विसेज इन्वॉल्व है, सर्विसेज इन्वॉल्व विल बी एडेड। सर हमें समझ में नहीं आया। सर हमें समझ में नहीं आया। मान लीजिए ये मैं जो कंप्यूटर को या लैपटॉप जो भी था, कंप्यूटर ही था एग्जाम्पल में, ये जो कंप्यूटर था मेरे पास 2,000 रुपए का ना, ये जो कंप्यूटर था मेरे पास 2,000 रुपए का, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको जो है ना मैं बेच दूंगा। पर इसके लिए मुझे एक ब्रोकर को काम पर लगाना पड़ा। ब्रोकर ने बोला भाई जितने में भी बेचोगे मैं उसका 10% तुमसे ले लूंगा। तो 2,000 में बेचा तो ब्रोकर मुझसे बोला लाओ मालिक 200 रुपया लाओ। आप लोग एक बात को नहीं समझ रहे हो। आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हो। प्रोडक्ट नया था, पर ब्रोकर की ये बेचने वाली सर्विस तो नहीं है ना। प्रोडक्ट नया नहीं था, प्रोडक्ट पुराना था। प्रोडक्ट पुराना था, पर सर्विस तो ब्रोकर की नहीं है, नए प्रोडक्ट को लेकर है। हाँ, नए प्रोडक्ट का लेकर है, मतलब ब्रोकर के लिए तो वो जो ये सर्विस दे रहा है वही एक प्रोडक्ट है। तो ब्रोकर की सर्विस तो फर्स्ट टाइम की है, वो सेकेंड हैंड कैसे हो सकती है? प्रोडक्ट सेकेंड हैंड हो सकता है, इसलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का सेल नहीं आएगा। हाउएवर अगर मैंने इस दरमियान कोई भी कमीशन पे किया है, किसी को ब्रोकरेज पे किया है, कुछ भी पे किया है वैसा, तो वो बिल्कुल नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा बनेगा बनेगा। ओके सर, आगे बढ़ो सर आप। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, ये मैं बता दूं आपको दोस्तों, शेयर एंड बॉन्ड का खरीदना बेचना भी नेशनल इनकम में नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड और शेयर्स ना मियरली पेपर क्लेम्स है। क्या है? मियरली पेपर क्लेम्स है। पेपर क्लेम्स है। क्या ये कोई रियल गुड्स एंड सर्विसेज है क्या? क्या इन लोग कोई रियल गुड्स एंड सर्विसेज है क्या? जवाब है नहीं, इन लोग कोई रियल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। इन लोग बस एक कागज के टुकड़े हैं एट मैक्स। इसलिए ये लोग नेशनल इनकम में इनका सेल एंड परचेज नहीं आएगा। पर हाँ, अब मान लो मैं ये सेल एंड परचेज करता हूं जेरोधा की वेबसाइट से या जेरोधा की साइट से। जेरोधा आप लोग को पता होगा ब्रोकरेज है, बेसिकली ब्रोकर है। तो जेरोधा तो मुझसे ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है ना, इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, इस पूरे काम को करने के लिए। तो हाँ, ब्रोकरेज जो जेरोधा ने चार्ज किया वो एक नई सर्विस मानी जाएगी, ये नेशनल इनकम में आएगा। पर सेल एंड परचेज से मैंने अगर कुछ पैसे बनाए होंगे तो आई एम सॉरी, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। सर वैल्यू एडेड मेथड क्लियर है सर? कितना क्लियर है? और हम लोग क्या इनकम मेथड पे चल सकते हैं, ये पता चलेगा अगर अपने लोग कुछ एमसीक्यूज सॉल्विंग करें तो। आइए कुछ एमसीक्यूज पर चलते हैं, जस्ट अ मिनट। वैल्यू एडेड मेथड, आइए सर। सर मिल गया सम। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 189 है, सारे दोस्तों को देखना है और कंप्यूट करना है। ऑप्शन देख के क्या करोगे, पहले सम को देखो और सॉल्व करो आप लोग फटाक से, उसके बाद मुझसे आगे बात करना। क्वेश्चन नंबर 189 सारे लोग ट्राई करो आप लोग, मैं भी अभी साथ साथ सॉल्व करूंगा आपके। मैं ना आप लोगों के साथ डिस्कशन शुरू करता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा दोस्तों, है ना। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। सुनते चलो दोस्तों, एक बार सुन लो।
देखो मैं पहले बोला आप लोगों को सिंपल, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि सर ने जो कहा था और सर वही करा रहे हैं क्या, ये आप लोग रिलेट कर पाओगे। देखो मैं क्या कहता हूं, पहले मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए है ना, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना क्या है बताइए, जीवी एट एमपी। अब यहाँ पे तो सेक्टर वाइज है नहीं, तो अगर सेक्टर वाइज बाबू नहीं है तो डरने का क्या है, मतलब जीवी एट एमपी का जरूरत ही नहीं है, सीधा जीडीपी एट एमपी ही लिखो। मैंने बोला था कि जीवी एट एमपी निकालो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करके, फिर तीनों सेक्टर का जीवी एट एमपी जोड़ दो तो जीडीपी एट एमपी आएगा। अरे पर मेरे दोस्तों अगर सेक्टर वाइज है ही नहीं, टोटलिटी में ही दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ही आप टोटलिटी यानी जीडीपी एट एमपी पे ही पहुंचोगे। हाँ 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 सर, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो देखो जीडीपी एट एमपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, ये आपको पता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट दोस्तों। तो सेल्स है 1050 का, आइए मैं लिख रहा हूं आपके साथ साथ, सेल्स है 1050 का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक मैं देख पा रहा हूं 600 का दिख रहा है मुझको, ये रहा देख लें आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक मुझको 600 का दिख रहा है, ठीक है, माइनस ओपनिंग स्टॉक जो मुझको दिखाई देता है वो है ओपनिंग स्टॉक यहां पर 750 का, 750 का 750 रुपए का। ये देखो यहां पर मैंने 750 माइनस कर दिया। ये तो दोस्तों खाली वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। अभी लगे हाथ क्यों ना वैल्यू ऑफ इनपुट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी माइनस कर दिया जाए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू ऑफ इनपुट कितने रुपए का है, 525 रुपए का है। तो 525 रुपए आप लोग यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 525 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए 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 बताइए मुझको कितना आया। अच्छा 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 अच्छा, स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी कि सर 375 आ रहा है, ठीक है ना, प्लस माइनस पे तो मेरे को भरोसा है आप लोग गलत नहीं करोगे। 375 जीडीपी एट एमपी आया, ठीक है ना, जीडीपी एट एमपी आया। पर सर क्या पिक्चर खत्म हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ जीडीपी एट एमपी आया। सर कैसे निकाले फिर बोलो ना प्लीज। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 525 माइनस किया। ओ तो यानी कि इससे मेरा आ गया 375। एक बार इसको हटाता हूं, ठीक है ना, जीडीपी एट एमपी हमारा आ गया, जीडीपी एट एमपी हमारा आ गया 375, ठीक है ना, ये वाली क्वेश्चन चल रही है। अब मुझे पता है मुझे एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है, मिशन है एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना। आज आप लोग जानते हो ग्रॉस से, देखो सीधी बात करेंगे, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डिप्रिसिएशन उड़ाना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डिप्रिसिएशन उड़ाना पड़ता है। डिप्रिसिएशन कितना है बताइए, 225 है। तो तो दो डिप्रिसिएशन कितना है, 225 रुपए। ये देखो ग्रॉस से नेट हो गया। अब दोस्तों मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचने के लिए एनएफआईए ऐड करना पड़ता है। देखो मैंने लिख दिया प्लस एनएफआईए। अब एनएफआईए जो है वो कितने रुपए का है, 45 रुपीज़ का है, 45 रुपीज़ का है। तो अगर एनएफआईए 45 रुपीज़ का है तो देखो 45 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पहुंचने के लिए मुझको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ता है। साइड में एक बार बता देता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें, माइनस सब्सिडी, है ना। फिर से बोलता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। पार्ट 1 में आपको ये बताया हुआ है, जो भी है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शांति से देखिए क्या है, 165 माइनस 75। तो दोस्तों 165 माइनस 75 कितना आ गया दोस्तों, 90 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 90 रुपीज़। और आप लोग जानते हो मार्केट प्राइस से फैक्ट्री प्राइस पे जाने का क्या लगता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया मैंने, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री प्राइस मुझको जाना है, तो देखो 90 रुपीज़ मैंने उड़ा दिया, देखो 90 रुपीज़ मैंने उड़ा दिया। तो यदि आप लोग देखिएगा तो आप लोग पाइएगा 375 माइनस ये होता है 150, आई थिंक सो, है ना, 150
प्लस 45 होता है 195 और 195 माइनस 90 होता है 105। आइए देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। यस, 105 करोड़ आ गया। सर हमें ये बात समझ आ गया है, वेरी वेरी गुड। आइए बात करते हैं आगे, आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में है तो क्या पता कुछ अच्छा पूछ ले, क्योंकि ये वाला सम तो जो था वो बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। वैल्यू एडेड refers to the difference between the value of output and purchase of intermediate goods। हाँ, वैल्यू ऑफ इनपुट्स, वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, अभी तो किया हमने। स्टेटमेंट वन में तो मुझको कुछ गलत नहीं दिखा, देखो। वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। एकदम सही बात है, सोच के देखो ना, नहीं समझे। 5 रुपए का ब्रेड था, या आई मीन 5 रुपए का आटा था, सॉरी, और बच्चा लोग 5 रुपए का आटा 20 रुपए का चिप्स बन गया या 20 रुपए का ब्रेड बन गया। अगर वो बन गया तो इसमें क्या लेबर ने काम नहीं किया? हाँ, ये 15 रुपया क्या हुआ? लेबर को, कैपिटल की तरफ जो भी खर्चे गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, उसी की तरफ तो गए। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो मैं तो मानता हूं आपका ऑप्शन होगा बी, दोनों ही करेक्ट बातें हैं। वरना ये 5 से 20 हुआ कैसे? सर हमें बात समझ में आ गया है। ओके, चलिए आइए और देखते हैं सवाल। और क्या ये लोग चैलेंज हमें कर रहे हैं? मैं जानबूझ के वैल्यू एडेड मेथड ही रिवाइज करवाया हूं ना, तो आप लोग को दिखेगा कि सर तो जो है इनकम और एक्सपेंडिचर को स्किप कर रहे हैं, बिकॉज पहले मैं वैल्यू एडेड मेथड के सम्स डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है ना? ओके, हाँ जी सर, इधर देखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 188 प्रिकॉशंस का आपको यहां पर याद आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? कौन सा नेशनल इनकम में आता है? नहीं आता है नहीं पूछा, कौन सा आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट अ कंपनी द सेल, मैंने अभी बोला था ना, जरोदा या वो ब्रोकर जिसने मेरा कंप्यूटर बिकवाया था, तो ये आएगा, ये तो आ रहा है। एडिशन टू द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड मटेरियल्स, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, ये भी आता है। स्टॉक एंड बॉन्ड सोल्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, आई एम सॉरी, प्रिकॉशन में आपको रटवाया गया था, समझाया गया था, ये लोग मियरली पेपर क्लेम है, ये कोई नए गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। तो हमारा आंसर प्यार से हो गया ए एंड बी अबव। दोस्तों, चाहे प्रिकॉशन बेस्ड हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या न्यूमेरिकल बेस्ड हो, हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किया है। अब वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट मेथड। ठीक है सर, जाते जाते अगर आप हमें रिवाइज करवा देते ये तो बहुत ही बढ़िया होता। ठीक है, तो चलिए बोल देता हूं, लेकिन अब फास्ट बोलूंगा जानबूझकर, जिससे तुम लोग भी थोड़ा सा सचेत हो जाओ और सुनो। देखो, मैंने बताया कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें क्या है बोलो फटाफट? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हर सेक्टर का जीवीएट एमपी निकालो। जीवीएट एमपी कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो तो आप जीवीएट एमपी पे पहुंचते हो। हर सेक्टर का जीवीएट एमपी ऐड करते हो तो जीडीपी एट एमपी। अगर सेक्टर वाइज नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ही आपका जीडीपी एट एमपी आ जाता है। अब आपको एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है तो ग्रॉस से डिप्रिसिएशन हटाइए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए जोड़िए, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कीजिए। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। प्रिकॉशन, गुड्स खुद के कंजम्पशन के लिए नया बनाए आएगा, सर्विसेज खुद के कंजम्पशन के लिए नया प्रोड्यूस किए नहीं आएगा, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स नहीं आएगा। पर नया गुड्स बिकवाने की प्रक्रिया में, शेयर्स एंड डिबेंचर्स बिकवाने की प्रक्रिया में कोई प्रोडक्ट अगर आपने या कोई सर्विस आपने अगर प्रोवाइड किया है, वो बिल्कुल नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा।
चलिए फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड मेथड को रिवाइज करवा दिया गया है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू को प्यार से हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं। नाम में ही समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। मेथड नंबर टू को प्यार से हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोलते हैं। सर 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 क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। इनकम मेथड बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोलते हैं। सर एक और बार बोलोगे? ओके। इनकम मेथड बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोलते हैं। नाम में ही समझ आ रहा है इनकम मेथड। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ऐड किया था नेशनल इनकम को निकालने के लिए, इस बार क्या मैं गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ऐड करूंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनकम मेथड नाम है। तो मुझे क्वेश्चन जो डेटा देगा वो मुझे ऐसे डेटा देगा जहाँ इनकम का डेटा दिया हुआ रहेगा, मतलब मुझे लोगों का इनकम दिया हुआ रहेगा, उस इनकम्स को मैं जोड़ने वाला रहूंगा। क्या सर, क्या सर इसमें भी कुछ स्टेप्स रहेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, इसमें भी स्टेप। क्या बात करते हो, क्यों नहीं रहेंगे? ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने दोस्तों सेक्टर्स को क्लासिफाई किया था। किसको क्लासिफाई किया था? सेक्टर्स को क्लासिफाई किया था। हाँ, सेक्टर्स को क्लासिफाई किया था। इस बार हम लोग इनकम को क्लासिफाई करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेक्टर्स को क्लासिफाई किया था, इस बार हम लोग इनकम को क्लासिफाई करेंगे। सर मेनली तीन कैटेगरीज ऑफ इनकम यहां पर आएंगे। मेनली स्पीकिंग, सबसे पहले सबसे पहले लेबर इनकम या कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। अब जब मैं बोल रहा हूं कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज ना, इसके अंदर चाहे वो कंपेंसेशन आप उनको कैश में दो, चाहे वो कंपेंसेशन आप उनको काइंड में दो, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर उनके प्रोविडेंट फंड में कोई पैसे डाले। सर एम्प्लॉय क्यों नहीं? अरे बाबू, क्योंकि एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी कैश और काइंड में इनकम एडेड है, तो बार बार क्यों ऐड करूंगा? तो याद रखना, चाहे कंपेंसेशन एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश में दे, काइंड में दे, काइंड में मतलब एक छुट्टी स्पॉन्सर कर दे, एक गाड़ी गिफ्ट कर दे, घर का रेंट अफोर्ड कर ले, मतलब घर का रेंट फैक्ट कंपनी बियर कर ले, ये सारे एम्प्लॉय के इनकम में काउंट होगा। प्लस एम्प्लॉयर क्या है? प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा करता है। एम्प्लॉयर क्या है? प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा करता है। एम्प्लॉयर क्या है? एम्प्लॉय के बिहाफ में प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा करता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है दोस्तों। सर हमें ये बात तो समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना अपने आप में ही बाबू एक क्वेश्चन है। सर समझ आ गया, तो आप बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? सिंपल भाषा में जवाब दूं? दो दो सर, हम लोग उसी के लिए आपके पास आए हैं। सिंपल भाषा में जवाब है, आप अगर एक प्रॉपर्टी के ओनर हो तो आपके क्या इनकम हो सकते हैं? सोच लो, वही है। सर नहीं समझ आया? नहीं आया सर? ओके बताता हूं। मेरा एक फ्लैट है, मेरी एक जमीन है जो खाली पड़ी है, मैं उसको किस पे चढ़ा सकता हूं? रेंट पे। करेक्ट। फैक्ट्री ओनरशिप की वजह से ये इनकम आया नहीं आया? सर आया ना। टी सीरीज कोई गाना बनाता है, ओरिजिनल उसका होता है, तो जब वो टी सीरीज का है प्रॉपर्टी, अगर आपको वो म्यूजिक को, उस गाने को यूज करना है अपने किसी मूवी में, अपने किसी प्रेजेंटेशन में, तो आपको टी सीरीज को क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि टी सीरीज एक इनटेंजिबल असेट, क्योंकि टी सीरीज एक इनटेंजिबल असेट का ओनर है। क्यों? क्योंकि टी सीरीज एक इनटेंजिबल असेट का ओनर है। टी सीरीज एक इनटेंजिबल असेट का ओनर है। टी सीरीज एक इंटेंजिबल एसेट का ओनर है। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे ऐसे ही खाली पड़े थे, है ना, तो मैंने यार किसी को लोन दे दिया। दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और फाइनल बात, आखिरी बात, अगर आपने कंपनी में अच्छा कर लिया, बिजनेस में आपने अच्छा कर लिया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो दोस्तों आपके बिजनेस ने क्या किया बोलो? प्रॉफिट।
तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसको ऐड करके आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसको कैपिटल या प्रॉपर्टी इनकम भी कह सकते हो। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है सर। तो आप सर हमें बताएं, लेबर इनकम ऐड किया, चलो आपके बोलने पर हम लोग प्रॉपर्टी इनकम या ऑपरेटिंग सरप्लस भी ऐड किया, अब क्या बच गया सर? तीसरी बात, माइस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको मैं माइस बोलता हूं, माइस, इसको मैं माइस बोलता हूं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी साहब, ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? देखो 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 देखो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, बात समझना है ना? हाँ सर, समझते चलना। जब आप इन सबको ऐड कर देते हो ना दोस्तों, अच्छा बाय द वे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड तो बाद में करना, पहले आप बताओ क्या होता है। देखो सर, काफी बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल का मल्टीपल इनकम होता है और आप सेपरेट नहीं कर पाते, सेग्रीगेट नहीं कर पाते। सर हमें समझ ही नहीं आया आप क्या बोला। चलो ठीक है, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसका एक घर है। अभी इस घर में ना, इसने 3 पार्टीशन कर रखे हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। एक रूम में ये बेसिकली अपने जो प्रैक्टिस करता है, ये उसकी ऑफिस का काम है। एक रूम में क्या होता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जा साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है, तो यहां पर ये क्लासेस चलाता है। साथ में ये जो है, ये अपना रेसिडेंस के लिए ये वाला यूनिट ब्लॉक कर रखा है। तो देखो, आपका ऑफिशियल ऑफिस से भी इनकम है, क्लास से भी इनकम है, तो मल्टीपल काइंड्स ऑफ इनकम है, बहुत हॉचपॉच टाइप है। हाँ, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी जगह जाके स्पीचेस भी देता है, तो उसमें भी इसका इनकम है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसका मल्टीपल सोर्सेज में इनकम है और सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो फिर हम लोग एक कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मैं आपको बताऊं, स्टेप 1 ही चल रहा है, आप लोगों ने शायद भूला नहीं है। तो आप लोगों ने क्या समझा? स्टेप 1 में 3 इनकम्स को ऐड करना आप लोगों ने सीखा है ना? आप लोगों ने 3 इनकम को ऐड करना सीखा, 3 इनकम को ऐड करना सीखा। 3 इनकम को ऐड करना सीखा। कौन सा 3 इनकम को ऐड करना सीखा बताओ आप लोगों ने? सबसे पहले आप लोगों ने सीखा एम्प्लॉइज का कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा, आपने सीखा ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और लास्टली आपने सीखा माइस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब फर्क ये है कि जब आपने वैल्यू एडेड मेथड सीखा था, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जब आपने तीनों वैल्यू एडेड को ऐड किया था, तो जीडीपी एट एमपी पे पहुंचते। यहाँ पे अगर आप तीनों को ऐड करोगे, आप जीडीपी एट एमपी पे नहीं, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी पे पहुंचोगे। तो इसका नेचुरल लैंडिंग साइट एनडीपी एट एफसी हो गया, उसका नेचुरल लैंडिंग साइट जीडीपी एट एमपी था, इसका नेचुरल लैंडिंग साइट स्टूडेंट्स एनडीपी एट एफसी है। सर 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 एक बात बोले, बोलो। सर आप भूल गए क्या? हम लोग को तो नेशनल इनकम निकालना है। तो बस आपको समझ आ गया नेक्स्ट स्टेप? स्टेप 2 क्या होगा? एनडीपीएड एफसी निकल गया, पहुंचना कहाँ पे है? मकसद क्या है? एनएनपीएड एफसी पे पहुंचना। तो क्या करना है? डीपी से एनपी पहुंचने के लिए एनएफआईए को ऐड कर लो। सर क्या हमें बातचीत क्लियर है? हाँ जी सर, बातचीत क्लियर है। ओके। सर कुछ इसमें भी हमें बताओ ना। यस सर, यस सर। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या है बताइए? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेकिन मैं यहां पर आपको क्या बताने आया हूं, कुछ और बताने आया हूं। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तो हम लोग जानते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आप लोग जानते हो, मुझे पता है। पर मैं आपको, आपका फोकस को जूम करना चाहूंगा प्रॉफिट की ओर। दोस्तों जो प्रॉफिट होता है ना, एग्जाम में ना ये लोग बदमाश है। इन लोग ना कभी भी आपको प्रॉफिट को डायरेक्टली नहीं देंगे, इन लोग प्रॉफिट के लिए मेहनत करवाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो कभी भी अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है ना, तीन चीजों को जोड़ के प्रॉफिट आ जाता है। आज सोचो कोई भी इंसान ने प्रॉफिट किया है, उसका क्या होता है? पहला हिस्सा पहला हिस्सा वो सरकार के पास जाता है टैक्स में। तो अच्छा, यहाँ पे मैं टैक्स का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स बोल रहा हूँ। कौन सी टैक्स बोल रहा हूँ? कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात मत कीजिएगा। टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स डायरेक्ट। अच्छा, प्रॉफिट का एक कंपनी दूसरा हिस्सा क्या करती है? सर, कुछ हिस्सा लोगों में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जो ओनर्स है उनमें बांट देती है। मैंने कहा वेरी स्मार्ट। डिविडेंड्स। और दोस्तों, तीसरा हिस्सा प्रॉफिट्स का क्या होता है? प्रॉफिट्स का जो तीसरा हिस्सा होता है दोस्तों, वो सेविंग्स बोलते हैं उसको, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस बोलते हैं। कंपनी अपने फ्यूचर के लिए बचाती है, तो वो हम लोग उसको सेविंग्स या रिजर्व्स बोल के कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, आप लोगों को ट्रिक याद दिला दिया मैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है, शॉर्टकट है TDS। TDS क्या याद रखना है? TDS। इसमें क्या हुआ? टी टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स, डी यानी डिविडेंड, और एस बोले तो सेविंग्स, रिजर्व्स भी हो सकता है। ये तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर, हमें ये बात समझ में आ गया है सर। सर, हमें ये बात समझ में आ गया है सर। अभी सर आप हमें और कुछ बताओ। अभी सर आप हमें कुछ और बताओ। मैं बोला देखो भैया, ऐसा है, सुनना ही है तो सुन लो। इनकम मेथड में भी प्रिकॉशंस तो होंगे। क्या होंगे बोलो? प्रिकॉशंस तो इनकम मेथड में भी होंगे। हेडिंग डाल देता हूं, प्रिकॉशंस। आओ प्रिकॉशंस को सुन लो, समझ लो। देखो भैया, प्रिकॉशंस अगर आपको याद नहीं रखना है तो मैं एक ही सीक्रेट फॉर्मूला दे देता हूं आपको, चलो। सीक्रेट फॉर्मूला है कि अगर कोई नई सर्विस है, इंक्लूड कर लो। पुरानी है, पुरानी सर्विस का मतलब है कि उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उस सर्विस की वजह से कोई नया गुड्स एंड सर्विस क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर किसी सर्विस की वजह से नया गुड्स क्रिएट हो, नया सर्विस क्रिएट हो, वेरी गुड, इंक्लूड कर लो। किसी सर्विस की वजह से नया गुड्स और सर्विस क्रिएट नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बन सकता। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो, एग्जाम्पल देता हूं। एक ओनर है, वो अपने घर पे रहता है, तो क्या उसका इम्प्यूटेड रेंट आएगा? अरे साहब, ये इम्प्यूटेड रेंट का मतलब ही हम लोग को नहीं पता। पहला बात, हाँ आएगा। पहला बात, हाँ आएगा। अरे पर आप मतलब तो बताओ। देखो, ओनर खुद रह रहा है अपने घर पे, क्योंकि ओनर खुद अपनी प्रॉपर्टी पे रह रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे पा रहा। अगर वो प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया होता तो वो कितना कमाया होता? 20,000, 25,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी। जितना वो कमाया होता उसको हम लोग इम्प्यूटेड रेंट पे मानते हैं। उसको हम लोग इम्प्यूटेड रेंट में मानते हैं, और वो नेशनल इनकम का पार्ट बनता है, क्योंकि हाउस टॉपिक है। आगे, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये मैंने आपको उधर भी बता दिया था। कोई गुड्स बना है जिसको आप खुद कंज्यूम करोगे, तो गुड्स का तो वैल्यू है, तो इनकम आएगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, आपको इंटरेस्ट ले रहे हो और लोन पे किए, लोन पे इंटरेस्ट पे किए, वो इंटरेस्ट आएगा जो बिजनेस नीड्स के लिए है। जो किसके लिए है? बिजनेस के लिए है। वेरी गुड। याद है ना, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। याद है ना ऑपरेटिंग सरप्लस में? यहां पे जो इंटरेस्ट था, कोई एरा गैरा इंटरेस्ट नहीं है, खाली वो इंटरेस्ट इनकम आएगा। खाली वो इंटरेस्ट इनकम आएगा। अरे इंटरेस्ट इनकम तो बाबू लोन देने पर ही आता है। जो लोन का पर्पस, अगर इकोनॉमी में नए गुड्स क्रिएट करना हुआ, तभी वो आएगा। अगर उस लोन का पर्पस है, मान लो मैंने एक लोन लिया, ठीक है ना, मैंने एक लोन ले लिया और उससे मैंने गाड़ी खरीद लिया। बेसिकली मैंने कंजम्पशन के लिए लिया, इसमें इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। मैंने अपने खुद के रहने के लिए घर ले लिया। अरे ये तो मेरे कंजम्पशन के काम आ रहा है,
इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है इस चीज से? नहीं। पर मान लो एक मैंने लोन लिया जिससे मैंने मशीन खरीदा, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए मैंने एक गाड़ी लिया जिसको मैं बिजनेस के लिए लगाऊंगा, तो उसके ऊपर दिया हुआ इंटरेस्ट बिल्कुल नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। पर अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए है तो वो इन पार्ट नहीं बनेगा, तो वो पार्ट नहीं बनेगा। अगर ब्रोकरेज सर्विस है वो इनकम का पार्ट बनेगा, पर अगर सेकेंड हैंड गुड्स का अर्निंग है वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। शेयर डिबेंचर्स बेच के पैसे आ रहे हैं, इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सर हमें बात तो समझ में आ गया। पर माना जाता है, पता है, कि ये जो डेटा है वो हाईली अनरिलायबल है। पता है क्यों? कंट्री में आधा से ज्यादा लोग जो इनकम करते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, और बाकी जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें अपना इनकम सही नहीं बताते। मैं ये सब नहीं करता। मैं ये सब नहीं करता, पर आप लोग करते होगे। आप लोग की वजह से नेशनल इनकम सही से निकल नहीं पाता। खैर जो भी है, इस बात पे बाद में चर्चा करेंगे। इस वजह से ये मेथड हाईली अनरिलायबल है। समझ में आ गया सर? सर चलिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करें तो हमें पता लगे कि हम लोग कितने पानी में हैं। आइए। इनकम मेथड पे सम्स करें। हम्म, ये रहा इनकम मेथड पे क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस एंड देखते हैं क्या आप लोगों से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, क्या है पढ़ते हैं थोड़ा सा। चार पांच क्वेश्चन करेंगे, देखिए। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर वेरिएबल्स। सुनिए ना, आर वेरिएबल्स। दोस्तों क्या बोल रहा है? आर वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये सब तो वेरिएबल्स है बिल्कुल। और क्या बोलना चाह रहा है इन लोग, क्या पूछना चाह रहा है, जरा देखिएगा। कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम अंडर विच मेथड? बताओ ये कैसी बात हो गई? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस किस मेथड में आ रहा है? इनकम मेथड में आता है यार। कमाल की बात करते हैं सर। चलिए आइए क्वेश्चन 133 पर आते हैं, ठीक बगल में। ठीक बगल में है ना। विंडफॉल गेम्स, वाह। विंडफॉल गेम्स मतलब लॉटरी लग गया। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इज द प्रिकॉशन ऑफ विच मेथड? इनकम मेथड। सर लॉटरी लगना इनकम मेथड में क्यों नहीं आता? फिर गधों जैसा बात करते हो। बाबू आपको बोला ना, अगर इकोनॉमी में किसी सर्विस की वजह से सोसाइटी में नया गुड्स क्रिएट ही नहीं हो रहा तो काय क्यों आएगा? आज देखिए लॉटरी आप जीते तो इसमें सोसाइटी में कौन सा नया प्रोडक्ट क्रिएट हो गया? हाँ जी सर। इस वजह से मैंने कहा कि नेशनल इनकम में ये सब चीजें नहीं आएंगी, ये इसका एक प्रिकॉशन है। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर है। ठीक है ना, आइए सर। फिर आएंगे बगल वाले में भी। डैश इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली, है ना, कायदे से सुनिएगा। डैश इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at market value resulting from current production during a year in the country including net income from abroad। oh मामला खतरनाक है। देखो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा आपको, इंक्लूडिंग एनएफआईए। एनएफआईए जब इंक्लूड होता है, देखिए आप लोग को सबको बुद्धि है इतना कि अगर सर ने कहा है एनएफआईए इंक्लूड होगा, तो आपको पता है, आप लोगों को पता है कि अगर एनएफआईए इंक्लूड होता है तभी नेशनल प्रोडक्ट आता है। तो यानी कि सवाल के जवाब में नेशनल प्रोडक्ट तो पक्का होगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सर? जीएनपी खत्म हो गया। और नन ऑफ दिस लाइक कुछ ऐसा बात नहीं बोला कि मैं नन ऑफ दिस पे जाऊं। ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दिस आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में तो सारा बात सूट कर रहा था, तो काय को नन ऑफ दिस बोलूं?
चलिए आइए नेशनल इनकम कंप्यूट करने फाइनली आ गया है। क्वेश्चन नंबर 131 में आइए एंड समझिए कि क्या है इसमें ये लोगों ने कहा है हमको करने को। आइए। अच्छा, इन्होंने एनडीपी एट एमपी दे दिया, अच्छी बात है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया। नेशनल इनकम निकालना है जा। नेशनल इनकम निकालने का मतलब है एनएनपी एट एफसी निकालने का। आज सोच के रखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको कभी भी नेशनल प्रोडक्ट पर जाना होता है। फिर से बोल रहा हूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कभी आपको नेशनल प्रोडक्ट पे आना होता है तो आप एनएफआई ऐड करते हो। डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना होता है तो आप एनएफआई ऐड करते हो। आज समझिएगा, डोमेस्टिक का 77,000, एनएफआई की वैल्यू कितनी है? -700 है। कितना है? -700। तो मैं प्लस तो करूंगा, पर कितना प्लस करूंगा? -700 को मैं प्लस करूंगा। वेरी गुड सर। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अभी देखिए आप लोग जरा सुनिएगा, ये नेट पर है, ये भी नेट पर है, तो मुझे डिप्रिसिएशन को क्या करना है? इग्नोर। इग्नोर। ठीक है। मुझको जाना है मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है फैक्ट्री प्राइस। तो अगर मार्केट प्राइस पर आप हो और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बताओ? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी 1100। तो मुझे 1100 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 77,000 माइनस 1800। तो मुझको ऐसा लगता है 75,200 आ रहा है। देखो ना, 1000 गया तो 76 और 800 गया तो 75,200। तो फिर मेरे हिसाब से तो दोस्तों 75,200 इस सवाल का जवाब है। ठीक है सर। चलिए आइए थोड़ा सा और इस पे डेप्थ वाला क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। राइट ना? ठीक है, आइए। आइए, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ। ऑन टू द एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग मूव करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? while estimating national income by income method, while estimating national income by income method, ट्रांसफर इनकम। हाँ, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम बड़ा खतरनाक बात है। इसको मैंने पार्ट 1 में ही क्लियर कर दिया है, जिन्होंने ईमानदारी से अटेंड किया था। मैंने बोला था फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो मेहनत की कमाई होती है। मैं अगर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझको पैसा मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम हुआ। पर आप सोच के देखो, अगर किसी को मुफ्त पे बैठे पैसा मिल रहा है, जो लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया होता है उनको पेंशन मिल रहा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको मिलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल रहा हूं कि अब जब उनको पेंशन मिल रहा है, तब तो वो लोग इकोनॉमी में कुछ नया एडिशन नहीं कर रहे। ट्रांसफर इनकम यानी पेंशन, किसी को गिफ्ट मिला, ये सब ट्रांसफर इनकम है। ये सब नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होगा, एज दे आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक बात है, एकदम सही बोला इन्होंने। एंड देर इज नो वैल्यू एडिशन, एग्जैक्टली। इसमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम है? सवाल बड़ा मजेदार हो गया है। इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम है? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप है। अरे स्कॉलरशिप का मतलब है मुझे डिस्काउंट मिल गया या कुछ भी फायदा मिल गया, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर स्कॉलरशिप तो किसी को मिलता है कि जब वो अच्छे मार्क्स लाता है। अरे भाई, तो अच्छे मार्क्स तो मार्क्स लाने के लिए लाया था, मेहनत तो मार्क्स के लिए किया था, थोड़ी था स्कॉलरशिप कमाने के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड था। डोनेशन और चैरिटी मुफ्त की कमाई है, ओल्ड एज पेंशन मुफ्त की कमाई है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज दी आंसर। चलिए 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 आगे बढ़िए। ये हुआ ना बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें बताइए एनडीपी एड एफसी निकाल के। याद है नेचुरल लैंडिंग साइट था, अपने क्या सीखे थे? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 20,000 आएगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 3,500 आ गया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट
9,000, 4,000, प्रॉफिट कितना है 8,700। देखो दो जीरो ऐड कर दिया, 5 + 7 हो गया 12, 1, 3 + 1 4, 13, 17, 25, 45,200 आ गया। अरे सर 45,200 दिख नहीं रहा, कैलकुलेशन में एरर हुआ क्या? एक बार फिर ऐड करता हूं, हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। एक बार फिर ऐड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान क्या होते हो। 13,000, 16,500, 16,500 यस, 27,500, हाँ गलत कैलकुलेशन किए थे, 27,500 और 20, 47,500, हाँ या ना बोलो, 47,500 और 8,700, कैलकुलेशन गड़बड़ किए थे अपने, मे बी अलाइनमेंट का एरर हुआ होगा। 16,156,200। सो दोस्तों आंसर तो ये है। ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, पर जब कैलकुलेशन में एरर है तो वो तो अपने चेक करेंगे ना। सर समझ में आ गया। ये था दोस्तों आपका जर्नी ऑफ इनकम मेथड एंड हाउ इट वर्क्स, एंड हाउ इट वर्क्स। सर इनकम मेथड हो गया, अब क्या आप हमें नेक्स्ट मेथड सिखाएंगे क्या? बिल्कुल, ये लास्ट मेथड है, लास्ट टॉपिक है, कायदे से सुन लीजिएगा दोस्तों। इस टॉपिक का नाम, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड। इसमें क्या होता है समझना, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड, आपको नाम से ही समझ में आ गया कि ये खर्चे ऐड होंगे इसमें। अच्छा सर ऐसा लॉजिक क्या है? भाई सोच के देखो, इनकम ऐड होने से नेशनल इनकम आता है, एक का खर्चा दूसरे का तो इनकम ही है, तो एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली तो इनकम ही है। एक्सपेंडिचर दोस्तों इनडायरेक्टली तो इनकम ही है। अगर एक्सपेंडिचर दोस्तों इनडायरेक्टली इनकम ही है तो ये क्यों ना ऐड हो, क्यों ना ऐड हो? सर हमें आपका बात एकदम समझ में आ गया, वेरी गुड। सर जैसे, अच्छा इनकम मेथड को सर हम लोग कट्टी क्यों? सर आप इनकम मेथड का रिवीजन नहीं करवाए। ओके, एक बार इनकम मेथड को फटाफट बोलता हूं, और फास्ट बोलूं क्या, जितना नॉर्मल बोलता हूं उससे? ठीक है बोलो सर, हम लोग सुन लेगा, समझ आ गया हम लोग को, ठीक है तो पकड़ो अगर समझ सकते हो तो। सो भैया ऐसा है कि मैंने आपको बोला कि इनकम मेथड्स के अंदर अपने इनकम को क्लासिफाई करते हैं, किस किस्सों में क्लासिफाई करते हैं? इनकम होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिलती है उसमें तीन हिस्से होते हैं, कैश में मिला, काइंड में मिला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। दूसरी बात ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में होता है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों? इसमें जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें उसमें तीन हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जिसको सेविंग्स बोलते हैं, क्या बोला था ट्रिक? टी डी एस, टी डी एस, टी डी एस। टी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डी डिविडेंड और एस सेविंग्स यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है क्या? खत्म बात। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अपना है ही साइड में। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंडिचर्स जोड़ते हैं। दोस्तों हम लोग चार एक्सपेंडिचर्स मानते हैं, दोस्तों हम लोग चार एक्सपेंडिचर्स मानते हैं, हम लोग दोस्तों चार एक्सपेंडिचर्स मानते हैं। सर कितने? सर चार। कौन से चार एक्सपेंडिचर है सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? ये वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं कंजम्पशन पर। बाय द वे एक बात आपको बताऊं, हाउस होल्ड प्लस कोई भी, कोई भी खर्चा करे, कोई भी खर्चा करे, हाउस होल्ड मेनली जो खर्चा, आप लोग कोई कपड़े अपने लिए घर पे लेकर आए, हाँ आप लोगों ने चिप्स का पैकेट खरीदा, ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, अब हाउस होल्ड ने घर खरीदा, अरे एक बात बताओ, घर क्या कोई कंजम्पशन हुआ क्या? एक इन्वेस्टमेंट है, घर का एक वैल्यू है। प्रोड्यूसर्स या गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर मतलब फर्म्स, अंबानीज ने कोई मशीन खरीदी, टाटाज ने कोई मशीन खरीदा, फैक्ट्री खरीदा, ये सब इन्वेस्टमेंट है।
गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री खरीदी, मशीन खरीदी, प्लांट लगाया, इन्वेस्टमेंट है। पर क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करता? जैसे आर्मी को सैलरी देना, जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, बस रेगुलर खर्चे हैं। हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट रेगुलरली मेंटेन कर रहा है, इनको हम लोग गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, ध्यान से सुनना। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम। इन चारों को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, तो हम लोग अगर इन चारों को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है। सर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, फिर से बोलो ना। एक्सपेंडिचर मेथड में चार चीजें आती हैं: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। एक मजे की बात बताऊं, सीक्रेट बताऊं, सुनो। जब तुम सारे खर्चों को जोड़ते हो, तुम जीडीपी एट एमपी पे पहुंचते हो। हाँ, जीडीपी एट एमपी तो कहीं और भी आ रहा था, वैल्यू एडेड मेथड में। जीडीपी एट एमपी तो सर कहीं और भी आ रहा था, वैल्यू एडेड मेथड में। एक पकड़े हो बात को, एक पकड़े हो बात को। याद रखना बस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को जी से, इन्वेस्टमेंट को आई से, और इसमें एक्स माइनस एम। बाय द वे, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखिए आप लोग, आपने कोई ज्वेलरी खरीदा है, कोई आर्ट कलेक्शन खरीदा, आपने कोई मशीनरी खरीदा है, कोई इक्विपमेंट खरीदा है, सब आ गया। इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री भी आता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी इसका पार्ट बनता है। और आपने घर खरीदा, मैंने बोला था, वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्म्स का खर्चा होता है, ये गलती से दूर रहिएगा। गवर्नमेंट का खर्चा मैंने बोल ही दिया, पेंशन, स्कॉलरशिप, इस तरीके का कोई भी खर्चा। इस तरह का कोई भी खर्चा, ठीक है ना सर। और नेट एक्सपोर्ट्स, ये क्या है, बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपको जो बताया था, जब इन चारों को जोड़ते हो, तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। और अब मुझको ये मत बोलना कि नेशनल इनकम पर कैसे पहुंचा जाए, नहीं पता। आज अगर आपको जीडीपी एट एमपी पता है, ग्रॉस में से नेट पहुंचना है, कहाँ पहुंचना, कहाँ है, एनएनपी एट एफसी पे। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया नॉलेज है इस चीज का, रिवाइज हो चुका है कि ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन हटाया जाता है, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाया जाता है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पहुंचने के लिए एनएफआईए ऐड किया जाता है। और ये चारों तो है ही जीडीपी एंड एमपी। हाँ सर, समझ में आ गया। फिर से इसमें ट्रिक बताता हूँ, प्रिकॉशंस बताता हूँ। गुड्स मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन आएगा, पहले भी बोला हूँ। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, आपने खुद ही मशीन बना लिया अपने फर्म के यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन ही हो गया ना एक तरीके से, ये भी आएगा। ट्रांसफर पेमेंट, मुफ्त की कमाई, पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ये नहीं आएगा। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए सोफा बन रहा है, सोफा के बनने के लिए प्लाई पे खर्चा हुआ है, तो प्लाई का खर्चा तो सोफा में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। तो जब सोफा के खर्चे को हम लोग ऐड करेंगे, तो उसमें प्लाई ऑटोमेटिकली आ गया ना, डबल काउंटिंग क्यों करेंगे, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके पहले कि हम लोग सम पे आए, ज्यादा कहाँ सूटेबल है कौन सा मेथड, देखिए। डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहां कोई ज्यादा इनकम को छुपाता नहीं है, सब सही रिपोर्ट करता है, वहां इनकम मेथड मोस्ट सूटेबल होते हैं। अगर कमोडिटी फ्लो ज्यादा है किसी इकोनॉमी में और वो इजीली ट्रेसेबल है, तो हम लोग मानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है सर। इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों मेथड यूज होते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड यूज होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट का वैल्यू इजीली पता लग सकता है। इनकम मेथड हम लोग स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए करते हैं, है ना। और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए।
तो ये वेरी करते रहता है। सर लेकिन आप इसका सम ही नहीं करवाए हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड का। ओके, करते हैं अभी। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है, चारों खर्चों को जोड़ो, जीडीपी एट एमपी पे पहुंचो। आओ देखते हैं कहां है। आइए एक्सपेंडिचर मेथड पे। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक सम है। इससे बढ़िया सम करेंगे, देखो कंजम्पशन है 1000, इन्वेस्टमेंट है 800, 1800, 3000, 3400, मतलब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं तो भूलूंगा ही 3400। ये तो बहुत ही इजी बात है। हल्का सा ट्विस्ट लेके आइए ना। ओके, ये आया ना ट्विस्ट, जरा सा, जरा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट जीएनपी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, क्या निकालने बोल रहे हैं, देखो इन लोग जीएनपी निकालने बोल रहे हैं। एवरीबडी, इन लोग क्या निकालने बोल रहे हैं, बोलो, जीएनपी निकालने बोल रहे हैं। अब समझो आप लोग कैसे निकलता है जीएनपी, समझना। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, कायदे से सुनते चलिएगा, एवरीवन पे अटेंशन। प्राइवेट कंजम्पशन 100, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट, जब भी ग्रॉस लिखा है इसका मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो जी पर आएगा। किस पर आएगा, जी। अगर पता यहाँ पे नेट हो जाता ना, तो हमारा जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आता। ये तो इधर ग्रॉस है तो जीडीपी एट एमपी आएगा, नेट होता तो एनडीपी एट एमपी आता, ये याद रखिए। जो भी है 180 हो गया, कितना हो गया बताइए, 180 हो गया। अच्छा, मुझको लगता है रेंट का कोई काम नहीं है, वेजेस का कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट का कोई, सॉरी, मिक्स्ड इनकम का कोई काम। अच्छा, एक एक करके बात करता हूं। 180 और 70, 250 गवर्नमेंट ने खर्चा किया, प्लस ओवरऑल ने हम लोगों ने नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट फॉरेन एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीबडी इज, व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीबडी इज कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। सो देयर फॉर दोस्तों, ये 20 भी ऐड करिए ना, तो क्या आ गया बोलो। देखो कितने बदमाश है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स लिख कर इन्होंने नहीं दिया, जानबूझकर कि तुमको चमका दे। सर समझ आ गया, तो 270 करोड़ हो गया। फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर मेथड को झट से रिवाइज करवाता हूं। एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट और एट द सेम टाइम नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करते हो, जीडीपी एट एमपी आता है। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में अगर इन लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है, पर अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, तब जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आएगा। और कभी भी बोले नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स है वो। दोस्तों, उम्मीद है सबको रिवाइज हो गया। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन। तीनों मेथड्स खत्म।